मेरे पढ़ाने के बाद जो जो डॉक्टर्स बने हैं, तो वो अभी जो चिकित्सा विद्या में जो पारदर्शी हो चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स. दे आर अराउंड 88 राइट नाउ. Practicing doctors, I mean to say. The total doctors number something like 1100 plus. अकेले मैंने किया है, कोई इंस्टीट्यूट के सहारे से नहीं, ठीक है, अकेले मैंने. तो यही कहना चाहता हूं कि जब तक स्टूडेंट मेरे बात मानते हैं तब तक वो सक्सेसफुल होते हैं, और जब भी स्टूडेंट्स बात नहीं मानते वो उसका खुदा जाने क्या होगा. क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे मानते नहीं है जल्दी से, वो उनको मनाना पड़ता है. कैसे मनाना पड़ता है? जैसे तुम लोग किसी और को मनाते हो ना, उसी तरह से. तो दे डू नॉट एटलीस्ट, वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है. यू आर जस्ट नेग्लिजिबल फॉर देम, बट तुम सिर्फ मनाए जाते हो उनको. तो चलो आ जाते हैं वापस. तो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रेस्पिरेशन में करते हैं, ब्रीदिंग में करते हैं. ठीक है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, तो लेट्स गो अहेड. ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये बनाया गया है. ये पहले देखो इस तरफ, ये है लैरिंग्स. लैरिंग्स यानी हमारे यहां पर, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. मेल्स के लिए एडम्स एप्पल बोलते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ईवी एप्पल नहीं बोलते हैं, एडम्स एप्पल. इसके बाद जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इधर है. 15 से 16 कार्टिलेजिनस रिंग्स है. वो सी शेप्ड रिंग्स है, सी जैसा शेप है उनका. तो वो रिंग शेप्ड कार्टिलेज, ये पूरा ट्रैकिया को ऐसे होल्ड किया हुआ है. ट्रैकिया जो है विंड पाइप, उसको होल्ड करके रखा हुआ है. फिर दोनों तरफ जा रही है. दोनों तरफ क्या बन के जा रहे हैं? ट्रैकिया बन के नहीं, वो लोग ब्रोंकस बन के जा रहे हैं. इधर लेफ्ट ब्रोंकस, इधर राइट ब्रोंकस. फिर लंग्स में घुस रहे हैं. लंग्स में कैसे घुसे? ये वाला जो है लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा है, साइज में छोटा है. क्यों छोटा है? क्योंकि इधर हार्ट को एकोमोडेट करना है. इस जगह को हम लोग मीडियास्टेनम बोलते हैं, जहां पर हार्ट रहता है. मीडियास्टेनम याद रखना. कहां पर हार्ट रहता है? मीडियास्टेनम में. तो ये बात तुम लोगों को याद रखना चाहिए. तुम लोग कुछ और याद रखते हो, लेकिन ये याद नहीं रखते. इसीलिए ये बात याद रखना चाहिए. तुम तो गुरुदेव हो, एकदम गुरु हो. तुमको मैं गुरु कहूं या मुझे तुम गुरु कहो? मुझे तो लगता है मैं ही तुमको गुरु कहूं. तो चलिए गुरुदेव आप लोगों के लिए. तो ये हार्ट यहां पर सिचुएटेड है मीडियास्टेनम में, इसीलिए लेफ्ट लंग जो है थोड़ा इधर नॉच है. इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं. तो यहां पर एक नॉच है. इसके नीचे जो मसल है इसको डायाफ्राम बोलते हैं. राइट लंग में 3 चैम्बर्स है, लेफ्ट लंग में 2 चैम्बर्स है. और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रिब्स है. ये वाले स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 ये सारे रिब्स है. रिब्स, थोरासिक रिब्स. तो चलो वापस आ जाते हैं. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता क्या है? स्टेप्स क्या है उनके? कितने स्टेप्स में होते हैं? पहला स्टेप है ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना. इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. इस तरह से हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं. इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है. पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या? लंग्स में आए एयर, फिर उसको छोड़ दिया गया. ये पल्मोनरी वेंटिलेशन. जैसे घर में वेंटिलेशन होता है ना, उसी तरह घर में एयर घुसता है, वो घर वाला एयर बाहर जाता है. तो यही वेंटिलेशन इधर भी होता है. एयर इज ड्रॉन इन विथ रिच ऑक्सीजन एंड एयर इज गिवन आउट विथ रिच कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही घटनाएं होती है ब्रीदिंग के समय. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन स्टेप 2 में है. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोली क्या है? लंग्स के अंदर एयर सैक्स, छोटे 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 एयर सैक्स होते हैं. वो एयर सैक्स को हम लोग एल्वियोली बोलते हैं. तो एल्वियोली उनका जो मेम्ब्रेन है, उनके मेम्ब्रेन में इधर और उधर डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना. तो इसको हम लोग डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बोलते हैं. स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड.
अरे तुम सुनो तो सही यार, उधर वैसा मत करो। डाउट है तो मुझसे पूछो, डायरेक्टली पूछो। संघमित्रा क्या कर रही है? ये कोई बात हो गई? चलो इधर देखो, इधर देखो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। वेदांत तुम क्या कर रहे हो? ठीक से पकड़ो, लिखो। मैं जो बोल रहा हूं लिखते जा रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। 4 नंबर, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। इधर डिफ्यूजन हो गया था 2 नंबर स्टेप में, डिफ्यूजन फिर हो रहा है O2 एंड CO2 बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड। अब एल्वियोली में नहीं है, टिश्यू एंड ब्लड। अब समझ में आया? तो कंफ्यूज मत करो। श्रेष्ठा ये क्या कर रही हो? कंफ्यूज हो तो पूछो, पूछ के फिर बताओ, ठीक है? फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स एंड CO2 इज रिलीज्ड। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। तो ये 5 स्टेप से रेस्पिरेशन हमारे शरीर में होता है। पूछो पूछो, डाउट क्या है? पूछो, क्या डाउट है? अभी नहीं पूछना, कब पूछोगे फिर? सुदीक्षा पूछो। अभिज्ञान प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट विस्पर इनटू द ईयर्स, ओके? लिसन 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 ओवर हियर। ब्रीथिंग मैकेनिज्म अभी नहीं सुनोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, फिर इनकॉग्निटो देखना पड़ेगा। तो ये देखो, देखते जाओ। ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है? ये जो पहला स्टेप है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन कब होता है? कब होता है इंस्पिरेशन? हम लोग कब सांस लेते हैं? आयुष, अरे यार तुम क्या करूं मैं? रुक जाओ। इस तरह से करने से मेरा लेसन आगे नहीं बढ़ेगा भैया। क्या समझते हो तुम लोग? इस तरह से काम चल जाएगा? अरे थिएटर में जाके देखो फिर। चलो, तो इंस्पिरेशन, प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। व्हेन दिस इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होती है इंस्पिरेशन। अंदर कब लेते हैं सांस हम? जब प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुई तब तो एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा। हमारे लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में ज्यादा होना चाहिए, तभी इंस्पिरेशन होता है। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है पता है? रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। इंटरकोस्टल मत कहना, फिर सी साइड के बारे में सोचने लगे। इंटरकोस्टल नहीं भाई, इंटरकोस्टल नहीं। सी साइड में कुछ भी हो सकता है। गोवा में जाकर सी साइड में कोई लेटा हो तो तुम लोग वो जाकर देख रहे हो, क्या है भाई? रिब्स lifted up, sternum is also lifted up, ribs are lifted up, sternum is also lifted up. फिर contraction of the diaphragm. diaphragm क्या है वो बताया अभी, ये वाला मसल U shaped, ये U shaped मसल, U shaped मसल ऐसा इधर होता है, एकदम रिब्स के नीचे, रिब केज के नीचे होता है। तो वो U shaped मसल कैसा होता है? contracted. इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, इससे पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, कोई भी बात, एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स वी कॉल इट पल्मोनरी। उसके बाद एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स। फिर ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन पार्ट। याद रहेगा? ठीक से बताओ, समझ गए ना कि दोबारा करूं? ठीक है, ठीक है। डाउट्स बाद में पूछ लेना, क्लासेस एंड हो उसके बाद पूछ लेना। हाँ, तभी वो मत करना जो कर रहा हूं। देखो, एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन क्या है? एक्सपिरेशन है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इसका जस्ट ऑपोजिट। यहां पर क्या देखा था? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर क्या है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में जाना है इनको। तो जाना है तब बाहर कम होना चाहिए, अंदर ज्यादा होना चाहिए। अंदर से प्रेशर आएगा तब तो बाहर जाएगा। हर चीज अंदर का प्रेशर होने से तब भी बाहर जाता है, अंदर का प्रेशर ना हो तब तक बाहर कोई नहीं जाता। समझ में आई? अच्छी तरह समझोगे तुम लोग। आखिर क्या हो? फिर बाद में मत बताना कि हमको कुछ नहीं आता है, तो फिर वही बात, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो टीचर क्या बोलेंगे वो तुम जानते हो अच्छी तरह से।
तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। इधर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट था, इधर इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, इसका उल्टा हो गया। फिर क्या, इधर क्या होता, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, इधर डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड अपवर्ड्स आर्च्ड हो जाता है, रिलैक्स होने से अपवर्ड आर्च। फिर है रिब्स रिटर्न टू नॉर्मल, इधर रिब्स क्या हुए थे, रिब्स लिफ्टेड अप, ऊपर की तरफ चले गए थे, इधर फिर नॉर्मल हो गए। और पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस्ड, इधर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, इधर रिड्यूस्ड हो गया। जस्ट ऑपोजिट करते जाओ, इधर जो लिखा है ऑपोजिट करते जाओ। ये टिप्स है, टिप्स समझ में आता है। इधर जो लिखा है इसका जस्ट ऑपोजिट, इंस्पिरेशन का ऑपोजिट एक्सपिरेशन, समझे? चलो अब आते हैं ब्रीदिंग रेट। तो इस तरह से हम लोग कितने बार ब्रीथ करते हैं, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट, हमारा 12 से 16 होता है। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते समय हम लोग को ये कर लेना चाहिए पूरा। चलो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये किसके सहारे हम लोग मेजर करते हैं, रेस्पिरोमीटर के सहारे। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम रेस्पिरोमीटर बोलते हैं, उससे इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग। हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं 500 ml ऑफ एयर, 500 ml, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी। टीवी मतलब वो नहीं टीवी जो तुम लोग देखते हो, टीवी में तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन इस टीवी में कुछ नहीं दिखेगा, उसमें बहुत से नंबर्स भी दिखेंगे, 69, वो तो तुमको पता है। तो चलो टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। 500 ml अभी बताया, अरे 500 ml भूल गए, 500 ml। ये 500 ml को हम दो तरीके से बंटवारा कर सकते हैं, एक डेड स्पेस एयर और एक एल्वियोलर एयर। डेड स्पेस एयर मतलब पार्ट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उसके अंदर मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज में जो रह जाता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना है 150। ये यूजेबल नहीं है, उसमें रह जाता है। और जो यूजेबल है, जो एल्वियोली में चला जाता है, वो 350 ml, उसको हम एल्वियोलर एयर बोलते हैं। तो ये 500 ml दो तरह से हमने बांट दिया, 150, 350। चलो आगे बढ़े कि और भी कुछ बात है? अरे शर्माओ मत, बोलो तो सही, क्या है? अरे सोहम चतुर्वेदी, तुम क्या करते हो? इधर देखो, देखो क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो रह जाता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किसे कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्सफुल इंस्पिरेशन किसे कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली। जब ऐसे इंस्पायर किया जाए तब उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, IRV बोलते हैं। कितने हो सकते हैं वो, मैक्सिमम 2500। ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है 3000। फिर आता है जब हमने मैक्सिमम एयर लिया, उसके बाद मैक्सिमम एयर देंगे, लेने के बाद देना भी पड़ता है। ठीक है, ये भी उसी तरह की बात हो गई। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अरे समझो यार, उसकी बात से हंसी की क्या है? इधर देखो, हंसना नहीं। चलो फिर कहोगे कि सर आपने क्या कर दिया। तो ये कितना होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 तक। 1200 भी मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन हम लोग इसी में खुश हैं, इतने ही खुश हैं, इतना ही दिया जाए। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जितना रह जाता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, RV। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, हमने कितना लिया, कितना दिया, पूरा, उसको क्या कहते हैं। पूरा मतलब क्या, पूरे लंग में कितने भर्ती हुए उतने नहीं, हमने कितना लिया, कितना दिया, बस उतना। तो ये क्या है,
इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, और इसका कैलकुलेशन ये 500 प्लस 3000 प्लस 1000 करके 4500 निकलता है। तो ये हो गया क्या, वाइटल कैपेसिटी, VC, मतलब वाइस चांसलर नहीं, वाइटल कैपेसिटी। फिर टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कितना, जो अंदर रह जाता है, इसके बाद भी अंदर भी कुछ रह गया, उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा था हमने। तो इसके साथ अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1500 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो वो क्या है, 4500 प्लस 1500 कितने होते हैं, 6000 ml। ये देखो, ये वाला है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। आई समझ में, आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ो। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब इधर देखो, फिर से इधर आ गए, ये रेस्पिरेटरी गैस क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमॉस्फेरिक एयर में जब ज्यादा हो, एल्वियोली में ज्यादा होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोली में थोड़ा कम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 95। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है अंदर, ऑक्सीजन हमारे अंदर ब्लड में ज्यादा है। तो टिश्यूज में कितने जाते हैं, ऑक्सीजन टिश्यूज में जाते हैं 40, मतलब ब्लड में ज्यादा है, टिश्यू में कम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 है, एल्वियोली में 40, ब्लड में है 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, देखो इससे कम हो गया, 95 था, कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कम हो गया। अब टिश्यूज में गया ज्यादा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता है, टिश्यूज में कम होता है। तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर आएगा, जब ज्यादा होगा तभी आएगा, कम होगा तब नहीं। इधर ज्यादा हो गया तो इधर से टिश्यू में जाएगा, इधर ज्यादा हो गया तो इधर से ब्लड में आएगा। इस तरह से ये लोग जाते हैं, जब ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं। आप लोग यहां पर क्यों पढ़ने आते हो, आप लोगों के पास उतना नॉलेज है नहीं है ना, है बहुत ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा है, इसीलिए तो मैं गुरुदेव बोलता हूं आप लोगों को, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है आपकी। टेक्निकल बोलो, कुछ और टेक्निक के बारे में बोलो, सब कुछ नॉलेज आपके पास ज्यादा है ना, सही कहा कि नहीं। कोई भी टेक्निक हो, टेक्निक आपके पास ज्यादा है, कोई भी टेक्निक का हो। हम लोगों को नहीं पता था, वो आपसे सीखना पड़ता है। जैसे ये सारी बातें हमको पता नहीं थी, अब आप लोगों से अगर हमें नई तरीके से सीखना पड़ा, वाह क्या युग है। इसीलिए तो कहा था श्री कृष्ण ने, संभवामि युगे युगे, बार बार आते हैं। तो चलो, ये क्या है, ये है एल्वियोलर कैविटी, और ये है ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल के अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, थोड़ा जूम करने से ये दिख जाएगा। तो ये छोटे छोटे, ये क्या है, आरबीसी है। ये आरबीसी इधर से फ्लो कर रहा है। आरबीसी में क्या होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आता है। जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इधर 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गए। क्या है, पहला तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम। दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज। देखो, पहला थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, फिर एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। और इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, इस जगह में और भी मेम्ब्रेन है, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इधर एनसीईआरटी में गलत तरीके से लोजमेंट मेम्ब्रेन कहा गया है। ये लोजमेंट मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, सराउंडिंग द सिंगल एंडोथेलियम। उधर देखो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होगा। तो इसका टोटल थिकनेस कितना है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ये जो तीनों मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर, इसके बीच में वो डिफ्यूजन होता है। एल्वियोली और कैपिलरी के बीच में ये डिफ्यूजन होता है। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी उनको 97% ट्रांसपोर्ट करती है, और 3%, बाकी जो 3% है वो प्लाज्मा के अंदर जाती है। ठीक है, 97 प्लस 3 कितने हुए, 100 हुए कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में भैया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है, बहुत कम, पार्टली सॉल्युबल। किसको, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेयरिंगली सॉल्युबल। उसका सही टर्म है स्पेयरिंगली सॉल्युबल, इसलिए ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होता है,
7% इन प्लाज्मा और 70% बाइकार्बोनेट, इसके बाद 70%, ये दोनों डिसॉल्व अवस्था में है। और 25%, जस्ट 25% आरबीसी के साथ। कैसे होता है आरबीसी के साथ? आरबीसी के साथ कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड? भाई उसको क्या कहते हैं हम? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत कहना, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन के साथ हम कहते हैं HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HB हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। तो ये ईच हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। 4, सिर्फ 4 ही बच्चों को वो होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और बच्चे मत करना, 4 ही, ठीक है? तो वैसे 4 बच्चे इधर बोला, सबके लिए नहीं। हीमोग्लोबिन भी इंडियन सिटीजन है कि बाहर का सिटीजन है? तुम्हारे अंदर का सिटीजन है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस क्या क्या है? 3। एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और तीसरा है टेम्परेचर। ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। याद रहेगा? रहेगा याद? बोलो बोलो, कुछ बोलो। देखो सुई, तुम भी कुछ बताओ। तुम्हारे बारे में हमने बहुत सोचा, लेकिन तुम नहीं बताए। पीछे बैठ के हंसने से कुछ नहीं होगा। बैक बेंचर्स प्लीज, आई विल मेक यू स्टैंड अप, ओके? उसके बाद तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन खड़े खड़े। Every 100 milliliter of oxygenated blood delivers 5 milliliter of oxygen. 5 milliliter, ये याद रखना। 100 मिलीलीटर ब्लड में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देने की क्षमता है। They have the power to donate 5 milliliter of oxygen. एल्वियोली में फेवरेबल फैक्टर्स फॉर HbO2 क्या है? हाई PO2 मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हाई होना चाहिए। लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, लेस हाइड्रोजन होना चाहिए, और लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो है सिग्मॉइड कर्व दिखा दिया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको। ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सिग्मॉइड शेप में है, ऐसे दिखते हैं। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से सिग्मॉइड कर्व होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर जब रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनती है H2CO3। वो जो ब्रेक करती है तब HCO3- और H+ दोनों ही एक ही एंजाइम के सहारे होते हैं। ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आरबीसी में ज्यादा है, प्लाज्मा में कम है, इसीलिए ऐसे रिएक्शंस होते हैं। अब CO2 25% इज कैरिड एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, HbCO2 25% ओनली। इधर देखा आपने 25% इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी। कितने? 25% कैरिड एज HbCO2। इसके लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन? हाई PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, और ये क्या है? हाई H+ होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो फेवरेबल फैक्टर्स ये दोनों अच्छी तरह से याद रखना है। एल्वियोली के लिए क्या है और टिश्यू के लिए क्या है, ये याद रखना। अब रेगुलेशंस पे आते, लास्ट पार्ट में आ गए हम लोग। रेगुलेशन मतलब रेस्पिरेशन रेगुलेट कैसे होते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब ब्रेन के पिछले हिस्से में। मेडुला ऑब्लोंगाटा लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उधर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। और फिर है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा से थोड़ा ऊपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। न्यूमोटैक्सिक, न्यूमो मतलब रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, और टैक्सिक मतलब मूवमेंट। तो ब्रीदिंग मूवमेंट के समय वो वाला सेंटर पॉन्स में है। इट इज रिड्यूस्ड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब ये इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देती है पॉन्स का जो ये सेंटर है। फिर केमोसेंसिटिव सेंटर है, कहां? एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू CO2 एंड H+, वेरी वेरी सेंसिटिव, याद रखना।
रिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड आर्टरीज के अलावा भी और भी दो रिसेप्टर है। रिसेप्टर फॉर कैरोटिड आर्टरी भी है। कैरोटिड आर्टरी मतलब जो ब्रेन की तरफ जाता है, और एओर्टिक आर्च है। एओर्टिक आर्च मतलब एओर्टा, जो हमारा एओर्टा है उसके आर्च की तरफ जाते हैं। अब ये हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेशन पार्ट। अब आ गए डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं हमारा? पहला है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स मतलब लॉन्ग एक्सपोजर टू माइनर्स, मतलब कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं, जो लोग एस्बेस्टस शीट्स बनाते हैं, उनके लिए ये सब डिसऑर्डर होते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू माइनिंग और स्टोन ब्रेकिंग गिव्स राइज टू इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और लंग डैमेज। फाइब्रोसिस मतलब अंदर के फाइब्रस टिश्यू का डैमेज हो जाना। लंग्स के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है उनका डैमेज हो जाना, इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। सेकंड है एम्फाइसीमा। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि आप लोग तो एम्फाइसीमा से बहुत ताल्लुक रखते हैं, गहरा ताल्लुक है भाई। है क्या है वो? उसके लिए एम्फाइसीमा होते हैं। जो लोग स्मोकिंग के हैबिट अंदर पालते हैं उनको एम्फाइसीमा होते हैं। ये क्रॉनिक है। एल्वियोलर वॉल्स डैमेज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। आई समझ में? क्या विज्ञान आई समझ में? नेत्रायन तुम तो समझते हो अच्छी तरह से। नंबर 3 एस्मा। एस्मा क्या कहते हैं? इसको बहुत लोग एस्थमा प्रोनाउंस करते हैं। एस्थमा नहीं है, ये एस्मा है। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग। व्हीजिंग सेंसेशन होता है इस तरह से। उसको सिंह या बाघ मत समझ लेना, टाइगर या लायन नहीं है। तो वो एस्मा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। किस लिए होता है वो? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स, उसके इन्फ्लेमेशन से हो जाता है। तो ये एस्मा होता है। तो ये तीनों दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए इन तीनों के अलावा भी तुम्हें कुछ पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी भाई बाद में डॉक्टर बनना है कि नहीं? मेरे उन डॉक्टरों के साथ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। हाँ, सितारे की तरफ तुम लोग सुपरस्टार बन जाओगे। तो चलो, आज के सुपरस्टार्स के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले मुलाकात फिर से जोरदार होगी, एक शानदार मुलाकात हाँ आपके लिए वेट कर रहा है। तैयार रहो, मुट्ठी बंद करो और बूम।